नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। कॉमेडियन कुणाल कामरा ने जिस तरीके से महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के ऊपर जो टिप्पणी की है, उस टिप्पणी को लेकर अब सियासत का बाजार गर्म होने लगा है। एक तरफ जहां एकनाथ शिंदे के समर्थकों ने जहां पर इसकी शूटिंग हुई थी उस थिएटर में तोड़फोड़ की है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट ये मांग कर रही है कि कुणाल कामरा अब माफी मांगे। वहीं दूसरी तरफ कुणाल कामरा ने कहा है कि अगर कोर्ट कहेगा तो वो माफी मांग लेंगे। अब इसको लेकर के अलग अलग बयानबाजियां हो रही हैं, अलग अलग खबरें निकल करके सामने आ रही हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर प्रवीण तिवारी सर होंगे। तो सर, कॉमेडी को लेकर के पिछले कई दिनों से और कुणाल कामरा ने जिस तरीके से अपने पूरे उस वीडियो में, हालांकि तंज तो कई लोगों पर कसा, लेकिन एकनाथ शिंदे पर जो कहा वो विवादित हो गया और उसको लेकर के उनके समर्थक भड़क गए। उस किस तरीके से देखते हैं आप इसको? पहले तो जैसे कुणाल कामरा को फ़ोन किया गया, पुलिस की तरफ से पूछताछ करने के लिए फ़ोन किया गया था और उसमें उन्होंने कहा कि मैंने पूरे होशो हवास में बयान दिया है, मुझे कोई खेद नहीं है, कोई अफसोस नहीं है। जैसा आपने बताया कि कोर्ट कहेगा तो मैं माफ़ी मांगूंगा, कानूनी प्रक्रिया है। अच्छा, कुणाल जो हैं वो इस काम में बड़े माहिर हैं, ये पहला मौका नहीं है। दो चीज़ें होती हैं, जैसे हम बीइंग अ जर्नलिस्ट, मुझे इतने साल हो गए, 25 साल के पत्रकारिता के करियर में मैंने एक ही चीज़ सीखी, संभल कर बोलो, एक एक शब्द कैसे भारी पड़ते हैं उसको भी मैंने झेला है इस करियर के दौरान। संपादक रहते हुए भी झेला, कई अन्य मसलों में कुछ किसी मातहत की किसी रिपोर्टर की गलती को भी झेला। एक एक शब्द बड़ा भारी होता है क्योंकि आपको पॉलिटिकल इंटेंशन से हो, किसी का सचमुच हृदय जो है वो दुख जाए, किसी के सही में मान सम्मान में आपके कोई कमी आ जाए तो आपके लिए भारी पड़ सकता है आपका एक शब्द। लेकिन कुणाल कामरा ऐसा लगता है कि इस चीज़ को सीख गए, समझ गए। आपको याद होगा 2020 की घटना है, अर्नब गोस्वामी के साथ में ये फ़्लाइट में थे तो इन्होंने ज़बरदस्ती उनसे मुझसे डिबेट करो, रोहित वेमुला का मसला जो था उसके ऊपर वो बात करना चाहते थे और उनको बहुत दबाव में लाने की कोशिश की गई। इनको पहले तो एयर इंडिया से बैन कर दिया गया था, फिर अन्य कुछ फ़्लाइट्स ने भी इनको बैन किया था। इन्होंने उसमें से एक प्राइवेट जो एयरलाइंस थी उसको नोटिस भी भेजा, कंपनसेशन मांगा। इस तरह से मतलब वो कानूनी लड़ाई जानते हैं, वो कानूनी अधिकार जानते हैं। उन्होंने संविधान दिखाया कि मैं संविधान के हिसाब से बोल रहा हूँ। अब आप ये देखिए, अब मैं इस पर एक थोड़ा निष्पक्ष राय रखना चाहूँगा क्योंकि एक शब्द आता है बार बार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। उद्धव ठाकरे ने इस मुद्दे पर कहा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जिसको जो कहना चाहिए वही कह रहे हैं, क्योंकि उनके शब्दों को अगर दोहराते हैं और उनको बात मुफीद लगती है तो जेल कर रहे हैं उनके साथ में। देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में, उन्होंने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में जो उप मुख्यमंत्री हैं उनका एक घोर अपमान किया गया है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर आप किसी का अपमान नहीं कर सकते हैं। अब पहले तो ये अपमान है कि नहीं है, मेरा ऐसा मानना है कि ये कॉमेडी कहीं से भी नहीं है कि आप एक कोई गाना लेते हैं, उस गाने में इंटेंशनली किसी को लिए आप गद्दार शब्द का इस्तेमाल करते हैं और आप किसी ऐसे व्यक्ति को जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है, जिसको जनता ने चुनकर भेजा है, उसको गद्दार कहने का कोई मतलब नहीं बनता। ये किसी तरह की कोई कॉमेडी नहीं है, कोई हास्य पैदा नहीं करता है। अगर कोई लोग हंसते भी हैं इस पर तो वो लोग होंगे जो शायद उसी सोच से हों, जैसे कि मान लीजिए उद्धव गुट के कोई कार्यकर्ता हों या विपक्षी राजनीति के साथ में सहमति जताने वाले लोग हों। अब वो पक्ष, जैसे हम लोग हैं, पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जो गलत है उसके बारे में आपको बोलना पड़ेगा, जो सही है उसकी बात को पहुंचाना पड़ेगा। यहाँ पर ये बात बहुत स्पष्ट है कि कुणाल कामरा ने जो कुछ कहा इंटेंशनली कहा, ये बात वो खुद भी कह रहे हैं। ये ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ या इसको एनालाइज करने की ज़रूरत है। जब आप इंटेंशनली किसी के लिए इस तरह के शब्द का इस्तेमाल करते हैं, आप कॉमेडी में भी नहीं कर सकते हैं। और भी इतने सारे देश में कितने कॉमेडियन हैं आप देखिए, है ना। आजकल तो स्टैंड अप कॉमेडी का ज़माना इतना उभार पर है कि आप दिल्ली एनसीआर में चले जाएंगे तो कई ऐसी जगह बन गई हैं जहाँ पर लोग स्टैंड अप कॉमेडियंस को सुनने के लिए जा रहे हैं, कई बड़े पॉपुलर भी हो रहे हैं। मैंने तो नहीं देखा कि स्टैंड अप कॉमेडियंस जो हैं वो इंटेंशनली पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ के खिलाफ कोई बात कहते हैं। तो कुणाल कामरा को आपने जैसे इंट्रोड्यूस किया स्टैंड अप कॉमेडियन, उनका यही आपको गूगल पर जब उनके बारे में सर्च करते हैं तो यही परिचय मिलता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनका परिचय यहाँ तक सीमित होना चाहिए। मुझे वो एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी दिखाई देते हैं और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट में भी एंटी बीजेपी और साथ ही साथ में, या आप कह सकते हैं उनकी थोड़ी, कई लोग कहते हैं ऐसा, मैं उनको बहुत फॉलो नहीं करता या मैंने बहुत ज़्यादा उनके विचारों को नहीं सुना,
मैं नहीं कह सकता कि वो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के हैं। अब लेफ्टिस्ट का कह लीजिए, कांग्रेसी कह लीजिए, कुछ कह लीजिए, किसी ना किसी विपक्षी आइडियोलॉजी का वो समर्थन करते हैं, और नहीं भी करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ या केंद्र सरकार के खिलाफ वो दिखाई पड़ते हैं। ये उन्होंने बहुत खुलकर अपने कई वक्तव्यों में जाहिर भी कर दिया है। लेकिन है तो स्टैंड अप कॉमेडियन, उनकी पहचान यही रही है, करियर की शुरुआत ऐसे रही है। मुझे याद है उज्ज्वल, आपसे बात करते हुए एक बार चर्चा हो रही थी तो यही बात आई थी कि चाहे ट्विटर की फॉलोइंग हो, चाहे आप फेसबुक की फॉलोइंग देख लीजिए, यूट्यूब देख लीजिए, आज आप उठाकर सोशल मीडिया पर आप देखते हैं कि एक वर्ग विशेष आपसे कुछ सुनना पसंद करता है, आपके फॉलोअर उस दिशा में बढ़ते चले जाते हैं। तो आप देखेंगे कई लोग प्रो गवर्नमेंट भी हो गए, वो खूब इतनी गुडी गुडी, क्योंकि उनके फॉलोअर्स उस तरह के हैं, उनका वही कंटेंट चलता है। कुछ लोगों ने एंटी जो है गवर्नमेंट चीज़ों को चुना, या एंटी बीजेपी कह लीजिए उसको चुना, और उनको भी बड़ी लोकप्रियता मिली क्योंकि उनके फॉलोअर उस तरह के उनको मिलते चले गए। चाहे वो पॉलिटिकल कार्यकर्ता हों, इसमें दर्शक भी समझ नहीं पाते हैं कई बार। एक्चुअली आईटी विंग्स भी बड़ा काम करती हैं, बहुत बड़ी बड़ी आईटी विंग्स हैं, आप इमेजिन नहीं कर सकते। कई के बारे में मैं जानता हूं, कैसे युवाओं को हायर किया जाता है, और बिल्कुल बाकायदा चल रही हैं, बहुत बड़े स्ट्रक्चर के साथ चल रही हैं। उसमें ट्रोलिंग के लिए स्क्रिप्ट लिखने वाले तक मौजूद होते हैं। मैं ऐसे बच्चों को भी जानता हूँ, बताते हैं कि हम ट्रोल की स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं, हमें कितना पेमेंट एक स्क्रिप्ट का किया जाता है। तो बड़े बड़े आईटी सेल्स जो हैं, जब पॉलिटिकल पार्टीज़ के या इंडिविजुअल्स के चल रहे हैं, सांसदों विधायकों के चल रहे हैं, तो ये उससे ज़्यादा एक्टिव हैं जितनी आप जनता देखते हैं। तो जो शुरुआती ट्रैक्शन होता है उसमें कई बार ये इन लोगों को आगे बढ़ा देते हैं, और आगे बढ़ाते हैं तो अन्य लोगों के, ऐसा नहीं कि सामान्य लोगों के पास ये बात नहीं जाती, वो नाराज़गी भी जताते हैं उस पर, लेकिन फिर भी लोकप्रियता तो लोकप्रियता है। आप चाहे आप बदनाम होंगे तो क्या नाम नहीं होगा वाली फ़िलॉसफी पर आजकल बहुत सारे लोग चलते हैं। कुणाल कामरा जो हैं वो ये प्रयास करते हैं, वो मुझे लगता है कि वो इतने समझदार हैं, मैं उनको एक बुद्धिजीवी के तौर पर देखता हूं। और बुद्धिजीवी जब कुछ सोच समझ कर करता है तो ये समझ लीजिए कि उनका पॉलिटिकल इंटेंशन हो सकता है। आपने देखा होगा राजनेता ये काम करते हैं, चुनावी सभाएं जब होती हैं तो मैं कोट नहीं करूंगा, बड़े बड़े नेताओं ने अन्य दूसरे बड़े नेताओं के लिए बड़े गंभीर शब्दों का प्रयोग किया। राहुल गांधी तो उसके लिए जो है वो सज़ा भी मिल गई थी उनको, सांसद ही गई, फिर हालांकि वापस मिल गई उनको, लेकिन देखिए शब्दों का चयन ही था। तो राजनेता ऐसा करते हैं, और कुणाल कामरा जो कर रहे हैं वो स्टैंड अप कॉमेडी तक सीमित नहीं है, उनका पॉलिटिकल इंटेंशन साफ समझ में आता है। मैं इस बात से बिल्कुल सहमति नहीं जताता कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर आप किसी के बारे में कुछ भी कह सकते हैं। इसके लीगल पहलू होते हैं, मानहानि का मामला होता है। अगर ऐसा लगता है तो एकनाथ शिंदे जी को मानहानि करनी चाहिए। हाँ, दूसरा पहलू ये है कि जिस जगह पर कार्यक्रम हुआ वहाँ पर जाकर तोड़फोड़ की गई, मैं इसका भी समर्थक नहीं हूँ, ये भी उतनी ही गलत बात है। अगर उन्होंने कुछ वाचक तौर पर शब्दों के ज़रिए कोई बात कही है तो शब्दों के ज़रिए आप बात करिए। ये हाथापाई करना, किसी को मारने का इंटेंशन रखना, किसी तरह की हिंसा अराजकता फैलाना, वो लोग जो इसमें इन्वॉल्व नहीं है, वहाँ कई शोज़ होते हैं, कई लोगों को बुलाया जाता है, तमाम आर्टिस्ट आते हैं, उस जगह को आप बर्बाद कर देते हैं तो कई अन्य लोगों का नुकसान होता है, लोगों में डर भी बैठता है। सर, समर्थकों की बात तो हो गई, लेकिन संजय निरुपम का भी आप अगर ट्वीट देखिए, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि 11 बजे धो डालेंगे, मतलब एक बड़े फैन फॉलोइंग वाला नेता जब इस तरीके से कहता है तो समर्थक उसी विचारधारा से, उसकी उसी बात से सहमत होकर आगे बढ़ जाते हैं। भीड़ तो विवेक ही नहीं होता है भीड़ में। तो फिर संजय जी को मैं लंबे समय से जानता हूं, मेरी उनसे बात, और पार्टियां बदलने के दौरान उनका एक पक्ष पहले का भी रहा है, मैंने तो उस दौरान भी प्रवक्ता के तौर पर उनसे कई बार बात की है। वो एकदम उस समय पर दूसरे ही मोड में हुआ करते थे, खूब जमकर इधर लपेटा करते थे जहां आजकल की तरफ से बोल रहे हैं। तो ये नेताओं के साथ में होता है। अब दूसरा क्या होता है, महाराष्ट्र की आपने अच्छा सवाल पूछा, महाराष्ट्र की सियासत का एक मिजाज है। आपने देखा होगा देश के अन्य हिस्सों में बात करने का, या नेताओं के आपस में जब एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं तो तरीका अलग होता है, लेकिन जब बात महाराष्ट्र की होती है तो वहाँ खूब मजाक होता है। एक तो दूसरा, मजाक के साथ साथ में बहुत ही कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो शब्द कुणाल कामरा कह रहे थे, कई बार उद्धव ठाकरे कह चुके हैं, कई बार बोल चुके हैं, और कई उनकी पार्टी के लोग कह चुके हैं। इसी तरीके से इन लोगों की तरफ से भी कई बार इनके खिलाफ कई अभद्र शब्दों का इस्तेमाल, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। ये चलता है, महाराष्ट्र की सियासत में खूब है। महाराष्ट्र की सियासत में ये जो व्यंग वाली बात आई, ये बाला साहब ठाकरे बहुत अच्छे कार्टूनिस्ट थे, आपको जानकारी होनी चाहिए क्योंकि मेरा शोध उसी पर है। तो बाला साहब ठाकरे को मैंने एक पूरा चैप्टर डेडिकेटेड किया, एंड बहुत ही शानदार कार्टूनिस्ट थे। आर के लक्ष्मण साहब के साथ काम करते थे, दोनों फ्री प्रेस में साथ में थे। तो
बाला साहब ठाकरे ने ये जो कड़े शब्दों का इस्तेमाल, व्यंग का इस्तेमाल, इसको करना शुरू किया था महाराष्ट्र की। उनकी लोकप्रियता हम सब जानते हैं किस तरीके से बढ़ी, उनके वक्तव्य, इससे बहुत लोगों ने सीखा वहाँ पर। हो सकता है महाराष्ट्र में मिजाज पहले भी रहा हो, लेकिन जितना मैं जानता हूँ, जो मैंने नॉन पॉलिटिक्स में देखा है, उसके बाद में मैंने जितने भी नेताओं को देखा, उन्होंने इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखा। संजय राउत को भी आप देखते हैं तो उनका बोलने का अंदाज़, या वो जो एकदम से आएंगे और कड़े शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, और ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा अलग ही अलग होता है। हाँ, नहीं, ऑन कैमरा भी वो काफ़ी ऐसी बातें बोलते हैं जो एकदम से कोई सामान्य तौर पर नहीं बोलता। ये अंदाज़ है। तो यही अंदाज़ जो है वो महाराष्ट्र की सियासत में देखने को मिलता है। संजय निरुपम का जो आपने सवाल किया, उन्होंने भी ये सारी राजनीति देखी, यहीं से निकले हैं, इन्हीं लोगों के बीच से निकले हैं, और उनका अंदाज़ रहा है, वो थोड़ा फायर ब्रांड टाइप के रहे हैं एक समय से उनकी में, चाहे वो पहले कांग्रेस की तरफ रहे हों, अब इधर रहे हों, उनका मामला ऐसे ही चलता रहा है। तो उन्होंने जो कहा उसको मैं उसका सपोर्ट तो कर नहीं सकता हूँ, कोई भी नहीं करेगा, आपत्तिजनक वो भी माना जाना चाहिए, ना होनी चाहिए, लेकिन वो अंदाज़ है उनका, वो ऐसा नहीं कि कोई पहली बार हो रहा है, वो करते रहते हैं, उनके अपने समर्थक हैं। हाँ, ये कार्यवाही की जहाँ तक बात है, ये कानूनी तरीके से चलने चाहिए, जिस पे मैं बीइंग अ जर्नलिस्ट कुछ FIR भी झेल चुका हूँ। बीइंग अ जर्नलिस्ट मुझे बड़ी घबराहट हो गई थी, मुझे भी कई बार जाना पड़ा और सफाई देनी पड़ी किसी खबर पर, एक एक लाइन पर, कि आपने ये बात क्यों कह दी, ये बात क्यों कह दी, किसी ने ये कह दिया कि इससे दंगा भड़क गया, इस तरह की भी चीज़ें हमको झेलनी पड़ी। अब उसमें ये होता है कि हम जाकर अपनी सफाई देते हैं कि ये बात जो है ये फलानी जगह से आई थी, इसके सोर्स ये थे और हमारा कहने का इंटेंशन ये था। इसी तरह से अगर एकनाथ शिंदे जी को आपत्ति है तो उनको कुणाल कामरा के खिलाफ लीगल एक्शन पर जाना चाहिए। ये जो हाथापाई वाली बात है, इसका समर्थक नहीं। दूसरी तरफ कुणाल कामरा ने जो किया वो गलत है, पहली चीज़ तो ये है, लेकिन उन्होंने गलत किया या नहीं किया ये बात वो खुल के कह रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि वो मंजे हुए हैं, तो उन्होंने कहा मैं कोर्ट बोलेगा तो मान लूँगा, आप जाओ कोर्ट। अभी कोर्ट जाने में क्यों हिचकिचाहट होगी, सोचिए ज़रा। दरअसल मसला ये रहेगा कि आप बड़ा कर रहे हैं किसी व्यक्ति को। राजनीति में क्या चाहिए, राजनीति में घसीटना ही तो है, घसीट के ले आइए। पूरी सरकार, मुख्यमंत्री आपके बारे में बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, आप हो गए, बड़े हो गए, और क्या चाहिए आपको। और अगर ये लीगल एक्शन में गया, लंबा केस है, तो ये कुणाल कामरा वर्सेस एकनाथ शिंदे चल रहा है, कौन जाएगा, बड़ा नेता कभी इस चीज़ में नहीं जाएगा। तो मामला यहाँ अटका, उनको पता है ये जाएंगे नहीं, जाएंगे भी तो भी खींचेगा केस, अपना वो रख देंगे, वहाँ पे जाके माफ़ीनामा लिखाएंगे। कई लोगों ने किया है ऐसा, तो कितने लोगों ने माफ़ीनामा लिख के दिया है, ये भी दे देंगे। ऐसा होगा नहीं, तो इसीलिए वो कोर्ट की बात पर अड़े हुए हैं। दूसरा, ये बात सही है कि हिंसा नहीं करना चाहिए आपको, ये कोई सड़क का झगड़ा नहीं है, अगर ये इतने बड़े लेवल पर है। सर, लोग ये भी कह रहे हैं सर कि जो समर्थक थे जिन्होंने हिंसा की, तोड़फोड़ की, जैसे अभी नागपुर में हिंसा हुई, तो मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि भरपाई भी उन्हीं लोगों से की जाएगी। अब ये जो समर्थक पहुंचे हैं, तो इन समर्थकों से भी भरपाई होनी चाहिए उस जगह के तोड़फोड़ की। अब ये तो क्या ही इस पर टिप्पणी की जाए, ये तो खैर उनका कहना है, ये भी विपक्ष का एक नैरेटिव होता है, उसको कहा जाता है। हालांकि इसमें और वो जिस हिंसा की बात हो रही है उसमें बड़ा फ़र्क है। अराजकता, सांप्रदायिक तनाव फैलाने के लिए अराजकता करना, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और लोगों में दहशत फैलाना, ये बिल्कुल एक अलग बात है। ये उतना ही बुरा कह सकते हो आप। हिंसा तो हिंसा है। देखिए, अभी कई लोग ये भी कहेंगे कि आप इस हिंसा को हिंसा तो हिंसा होती है। आपने वहाँ पर तोड़फोड़ की, ये बहुत गलत बात है। मुझे लगता है कि इसकी निंदा होनी चाहिए। इस पर कार्रवाई कर भी रही है, शायद पुलिस ने कार्रवाई की भी है इसके ऊपर। तो मुझे लगता है कि ये मामला अभी खिंचेगा। आज कुणाल कामरा चर्चा में, 2-3 दिन और रहेंगे। अब देखना होगा लीगली कितना इस मामले को आगे बढ़ा। सर, इस चर्चा के आखिरी में और पूछना चाहूँगा, क्योंकि इस पर भी एक लंबी बहस चल रही है कि जिस तरीके से लोग कहते हैं कि कवियों को लेकर के, स्टैंड अप कॉमेडियंस को लेकर के आजकल थोड़ा खास तौर पर बीजेपी के लिए कहा जाता है कि बड़ा आक्रामक रुख में आ जाती है। फिर सोशल मीडिया पर एक चर्चा चलती है कि एक अखिलेश यादव वाला दौर था, अखिलेश यादव के खिलाफ एक बंदे ने कार्टून बनाया था, अखिलेश यादव ने उसका विधानसभा में कोट किया था, उसको खुशी खुशी ले लिया। फिर लोग थोड़ा और पीछे चले जाते हैं, कहते हैं कि एक दौर था इंदिरा गांधी वाला, जब एक कवि हुए थे और इंदिरा गांधी के सामने बैठकर कविता सुनाते थे, इंदू जी, और उनके पिता को लेकर के कि वतन बेचकर चाचा नेहरू फूले नहीं समाते, ऐसी कविताएं थीं। उस समय पर कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया और लोग बैठ करके राजनीतिक हस्तियां सुन लेती थी, लेकिन आजकल वो बर्दाश्त करने की क्षमता खत्म होती चली जा रही है। अब ये देखो, ये तो उज्जवल मेरा विषय ही है, मेरी PhD इसी पर है, पॉलिटिकल कार्टून्स पर ही है, तो ये तो बड़ा लंबा विषय होगा। लेकिन आपने अच्छा सवाल उठाया है, मेरे दिल के करीब सवाल है ये।
हमारे देश के जो पहले यूँ तो कई कार्टूनिस्ट हुए, उसके इतिहास में जाएंगे तो बड़ा गहरा इतिहास है, लेकिन क्योंकि ये ब्रितानी हुकूमत से या जब अंग्रेज़ कार्टूनिस्ट थे, डेविड लो वगैरह थे उस समय पर बनाया करते थे, उनको देखकर आर.के. लक्ष्मण ने काफ़ी अपनी कार्टूनिंग को नर्चर किया। शंकर थे, शंकर उनसे भी सीनियर थे, और शंकर जो हैं उन्होंने शुरुआती जो कार्टून्स बनाए वो सब नेहरू पर बनाए। खूब नेहरू थे प्रधानमंत्री, और नेहरू जी और शंकर की मुलाकात होती थी तो वो बात करते थे और वो अप्रिशिएट करते थे, और एक से एक कार्टून बनाए, मेरे पास रखे भी हैं वो कार्टून्स। तो एक वो दौर शुरू हुआ। फिर पॉलिटिकल कार्टून्स जो हैं वो काफ़ी लोकप्रिय हुए, लेकिन धीरे धीरे आप देख रहे हैं मुझे क्योंकि सुधीर तेलंग जी के साथ में, आर.के. लक्ष्मण जी के साथ मुझे काम करने का या सीखने का उनसे थोड़ा सा मौका भी मिला, और सुधीर तेलंग जी के साथ तो खैर मेरा बड़ा लंबा संपर्क संबंध रहा। इसी तरह से देश के जितने कार्टूनिस्ट हैं सबसे लगभग मैं मिला, उनके अपने अनुभव रहे। आज जब से सोशल मीडिया आया, ज़माना बदला, अखबारों में वो आपने पॉकेट कार्टून्स आना बंद हुए या बहुत ही रेयर हो गए। आजकल कुछ लोग हैं जो बनाते हैं, सतीश आचार्य हैं जैसे बहुत अच्छे कार्टून्स बनाते हैं, कीर्तिश हैं जैसे कीर्तिश भट्ट हैं, वो भी बड़े अच्छे कार्टून बनाते हैं। तो ये सारे लोग आज के कुछ कार्टूनिस्ट हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि कार्टूनिस्ट नहीं है, कार्टूनिस्ट और भी होंगे जिनके नाम मैं कई बार स्किप कर जाता हूँ, बाद में नाराज़ होते हैं कि हमारा नाम नहीं लिया। लेकिन इनको आप देखिए कि ये जब कार्टून बना रहे हैं और खूब कड़े कार्टून बना रहे हैं, खूब कड़े कार्टून, आप जाकर देखिएगा इनकी टाइमलाइन, लेकिन इनके खिलाफ कोई तोड़फोड़ नहीं कर रहा, प्रदर्शन नहीं कर रहा। ऐसा नहीं है। आप जो कह रहे हैं ना कि मजाक करने, आप देखिए जाके एक से एक कार्टून बना रहे हैं और कड़े। और हमेशा याद रखिए व्यंग सत्ता पे ही होता है, व्यंग शक्तिशाली पर ही होता है, क्योंकि व्यंग किसकी तरफ से होता है? कमज़ोर की तरफ से होता है। हालांकि कुणाल कामरा का व्यंग नहीं है, मैं पहले स्पष्ट कर चुका हूँ। आपने व्यंग की बात करी तो मैं व्यंग को डिफाइन कर रहा था। व्यंग की आज़ादी है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन ये व्यंग और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दोनों के दायरे में नहीं आता जो वो कर रहे हैं। इसीलिए इस केस को आप ऐसा नहीं कि आप मुझे बोल दें कि मैं कॉमेडियन हूँ, अब मैं चाहे जिसके खिलाफ चाहे जो बोलता रहूँ, गाली बकता फिरूँ, ऐसा नहीं होता। तो ये दोनों चीज़ों को मिक्स नहीं कर सकते हैं। हालांकि अभिव्यक्ति, अब लोग कहेंगे सर जो इंदिरा जी वाला वो दौर था उसमें तो सीधे सीधे अटैक करते थे, व्यंग भी नहीं था वो तो। अरे भाई इंदिरा जी का दौर तो फिर एक नई कहानी, इमरजेंसी पे किसी दिन वीडियो बनाओ, सारे जेल जा चुके हैं, ये सारे कार्टूनिस्ट जेल गए हैं, और ऐसे ऐसे कार्टून बैन हुए जिनका कोई लेना देना नहीं था सरकार से। सिंपल कॉमन मैन के जो खुद आर.के. लक्ष्मण अपनी बायोग्राफी में लिखते हैं, तो वो छोड़ दीजिए, इस सब में मत पढ़िए आप। कहने का मतलब ये है कि इस देश में, मैं जानता हूँ कि वो जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मेरा विषय है, व्यंग की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इस पे कोई बैन नहीं है। खूब जमकर व्यंग हो रहे हैं, सरकार के खिलाफ भी हो रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, कुणाल कामरा जो कर रहे हैं वो मैं व्यंग की श्रेणी में नहीं मानता, ना ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की श्रेणी में। ठीक है, तो ये आपका विचार हो सकता है, दर्शकों का अपना विचार होगा। आप लोगों को क्या लगता है, क्या वाकई में कुणाल कामरा ने जो कहा अपने शो में वो सही है या फिर वो गलत है और कुणाल कामरा को माफ़ी मांगनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।